साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब कोई भी कंपटीशन देंगे तो हर जगह आपको साइंस से क्वेश्चन आएगा, इसलिए एक एक चीज़ों को बहुत डीपली आप पढ़ें। अब डियर पहला क्वेश्चन आपको हम सुनाएंगे, ध्यान से देखिएगा क्या है पहला क्वेश्चन। अब मैं पूछ रहा है कौन सा ऐसा तत्व है, कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें डियर पूछ रहा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। शाबाश बाबू, आज ऐसे मैं बता रहा हूं, कभी ऐसे प्रश्नों को रटिएगा मत, आप समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सुनिए ध्यान से, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कॉपर लिख देते हैं Cu, फिर आपका हाइड्रोजन लिख देते हैं। हाँ ठीक है। अब डियर को बात बताएं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वह 8 होता है, और जबकि ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक वेट होता है वह 16 होता है। आपको ऐसे देखा होगा 8O16 लिखा जाता है। मेरे भाई प्यार से देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये ऊपरा जो मास नंबर होता है ना, कैपिटल A, उसमें P+N होता है। एक P+N प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, और नीचे वाला जो एटॉमिक नंबर होता है जो है वो केवल प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। अब बाबू ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन है कि नहीं देख लो, आपका घटा दो, ऊपरा से नीचे वाला घटा दो, खत्म। 8 न्यूट्रॉन होता है, ये आंसर नहीं होगा। नाइट्रोजन का भैया एटॉमिक नंबर 7 होता है, और मास नंबर 14 होता है बाबू। कितना होता है? 14। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, अब देखिए, अब किसी को एटॉमिक नंबर भी न याद रहे, द्रव्यमान संख्या में न याद रहे, उस सवाल को लगा पाएगा? कतई नहीं लगा पाएगा। अब बाबू नाइट्रोजन का जो कहानी होता है 7N, ये आपका 14 होता है भैया। जो ऊपर नंबर 14 है उसमें P+N दोनों होता है, नीचे में खाली P होता है। एटॉमिक नंबर जो परमाणु क्रमांक होता है वह प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, और द्रव्यमान संख्या या मास नंबर जो होता है वह प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के सम के बराबर होता है। बस आपका P+N है बाबू, ये क्या है? सिर्फ P है, घटा दो, 7 न्यूट्रॉन होता है। और तीसरा हाइड्रोजन का दिया है ना 1H। मान लो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, द्रव्यमान संख्या कुछ भी हो, एक तो पहला समस्थानिक होता है 1H1। अब मित्रों ये बताइए, इसका 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0 बचेगा ना डियर, क्या बचेगा? 0। मित्रों हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। अगर मित्रों ड्यूटेरियम और ट्राइटियम की बात करेंगे तो उसमें न्यूट्रॉन होता है, लेकिन प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता, और यही हाइड्रोजन माना जाता है। एक बात समझिएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट देख लीजिएगा, द्रव्यमान संख्या देख लीजिएगा, 1 के बराबर ही होता है। तो O भी 1, A भी 1, घटा देंगे न्यूट्रॉन बचबे नहीं करेगा। तो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन होता ही नहीं, विदाउट न्यूट्रॉन हाइड्रोजन एलिमेंट विल बी परफॉर्म। और कॉपर का है मित्रों तो एटॉमिक नंबर 29 होता है, 29। द्रव्यमान संख्या जो भी हो उसमें से घटाइएगा, इसमें न्यूट्रॉन होता है। हाँ एक बात मैं और आपसे बताना चाहूँगा, अपनी जानकारी के लिए रखिएगा कि हॉस्पिटल या जो बड़े बड़े ऐसे संस्थान होते हैं वहाँ पर जितने भी दरवाजे के हैंडल होते हैं उस हैंडल को कॉपर का लगाते हैं। तो कॉपर में जो संक्रमण होता है ना वह बहुत कम होता है, वेरी लो। जैसे आपको जुकाम हुआ और मान लीजिए कोई नाक को कोसते हुए चला गया, दरवाज़ा खोला, आप फिर कोई दूसरा भी गया पकड़ा, फिर वो अपना मुंह ऐसे चेहरा आँख को मल रहा है, छुआ गया उसका मुंह,
बस आपका शाम को छींकने लगेगा। क्यों प्रेमचंद? सही बात है ना। और डियर मित्रों, इसीलिए आप लोगों को पता होगा पूजा पाठ के लिए हम लोग हिंदुओं में जो पात्र होता है वह कापर का जो पात्र होता है वह सबसे प्योर और शुद्ध माना जाता है। कापर का जो बर्तन होता है, पॉट्स होता है, आप एक बात जानिए, कापर का जो बर्तन या कोई चीज होता है उसमें संक्रमण की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है या न के बराबर होती है। इस बात को आप याद रखिएगा। अब डियर आगे बढ़े तो हाइड्रोजन को जलाएंगे मित्रों। हाइड्रोजन आपका H2 है और ऑक्सीजन आपको पता है जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो आपका डियर H2O बनेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर गुणा कर देंगे 2 से। मित्रों मेरे भाई आपका यहाँ पर कर देंगे 2 से। समीकरण बैलेंस हो गया। 4 गो हाइड्रोजन है, 2 गो ऑक्सीजन है, 2 दूना के 4 गो हाइड्रोजन और 2 का गुणा इसमें माना जाएगा वह जल। तो मित्रों हाइड्रोजन को जब आप जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो हाइड्रोजन जब आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो आपका जल का निर्माण करता है। 2 क्वेश्चन आपके सामने मैं तुरंत रख रहा हूँ, पूरा याद कर लीजिएगा, जिंदगी मत भूलिएगा। पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? पूरे ब्रह्मांड की बात करेगा तो आप हाइड्रोजन दीजिएगा मित्रों। आप गोरख समझ रहे हैं कि हाइड्रोजन क्यों होगा? तो डियर बुक इसका रीजन बस यही होता है हाइड्रोजन का कि पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन क्यों ज्यादा होता है। आपको पता है पूरे ब्रह्मांड में, हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें सूर्य एक सन को ही ले लिया जाए तो उसमें 71% जो है वह क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। इसलिए आपका हमारे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा है। दूसरी चीज है हाइड्रोजन हल्का है। हाइड्रोजन इज ए लाइट, बट हाइड्रोजन मिस्टर अरविंद कुमार आप बताएंगे हाइड्रोजन क्या एक ईंधन है या नहीं है? आपका बहुत अच्छा बताएं। भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या है? बार बार पूछता है भारी जल का। तो भारी जल का जो केमिकल फार्मूला पूछेगा तो इसमें हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक यूज होता है, तो आप D2O बताइएगा। D2O, D से आपका दूसरा समस्थानिक क्या होता है? ड्यूटेरियम होता है। क्या होता है? ड्यूटेरियम। अच्छा, भारी जल के बारे में आप जान चुके हैं। पृथ्वी का जो वायुमंडल है इसमें आपको कंफ्यूजन की कोई आवश्यकता नहीं। नाइट्रोजन आपका सबसे ज्यादा है, 78.08% नाइट्रोजन का परसेंटेज वैल्यू डियर ए आपका। लेकिन मित्रों अब आपको याद होगा भूपर्वती, आपको पता है अर्थ क्रस्ट, उसमें अगर कोई तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। दूसरा रैंकिंग किसका है? सिप्रा आप ही बता दीजिए। सिलिकॉन का है, 28% के आसपास रहता है। भूल गए इतना जल्दी? उसमें आपका एल्युमिनियम है। एक होता है वाटर गैस, देखिए 2 आपको पूछता है, एक वाटर गैस एक प्रोड्यूसर गैस, ये दोनों का फार्मूला पूछता है। वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस, इन दोनों का कुछ ज्यादा हिंदी नहीं होता है। इसको जल गैस कहते हैं, इसको तो प्रोड्यूसर गैस ही हिंदी लिखते हैं। ये जानते हैं CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस CH2 ये होता है, और इसमें जो होता है वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड आपका CO प्लस N2 होता है। आप हमेशा याद रखिएगा, ये आपको वाटर गैस एक कंपोजिशन है किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, जबकि प्रोड्यूसर गैस जो एक तरह से कंपोजिशन होता है किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का। किसका डियर? 2 का याद रखिएगा। और डियर एक प्रश्न कहा है, ध्यान दीजिएगा,
वाटर का डियर पीएच वैल्यू पूछता है। ये पीएच मान क्या होता है? पहले तो पीएच मान को आप डिफाइन कैसे करोगे उसकी थोड़ा बात कर लें। तो पीएच मान किसी का भी हो क्या होता है सिप्रा माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है ना, तो माइनस लॉग आपका यही होता है बच्ची। कभी भी पीएच मान को डिफाइन करना होगा यही कर दीजिएगा बॉक्स में। माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज आपका पीएच वैल्यू ऑफ एनी सॉल्यूशन। साफ साफ लिखिएगा, किसी भी विलियन का पीएच मान किसी भी वर्जन में आपको कहीं भी लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं। पीएच मान क्या होता है डियर? माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी हाइड्रोजन आयन का माइनस जो ऋणात्मक लॉगरिथम मान होता है वही आपका उस विलियन का क्या होता है पीएच मान होता है। याद रखिएगा, एक पीएच मान का रेंज होता है मित्रों, कभी मत भूलिएगा, एकदम कभी मत भूलिएगा। देखिए 0 से और 7 के अगर बीच में है, ये बीच में है तो ये आपका एसिड होता है यानी अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है। किसी भी विलियन का पीएच मान 7 नहीं होना चाहिए, 7 से 1 पॉइंट कम और 0 से थोड़ा बड़ा, तो वह क्या होता है? अम्ल होता है। समझ रहे हैं आप? है अरे क्या नाम? वैभव। अभय कर दिया। अगर मित्रों किसी भी विलियन का जो पीएच मान है वह 7 से और 14 के बीच में अगर है तो वह क्या होता है? कृतिका आप बताएं बच्ची, क्या होता है? तेज बोले, आपकी आवाज यहां तक नहीं आ रही, तेज बोले। बेस यानी क्षार होता है बच्ची। एग्जैक्ट अगर 7 है किसी विलियन का पीएच मान तो वह उदासीन होता है। और कभी कभी आपको घुमा दिया अगर पीओएच पर, ये भी पढ़ लीजिए, पीओएच बच्ची इसी का उल्टा होता है। 0 से 7 के बीच में है तो यह बेस होता है, क्षार होता है। अब बच्ची पीओएच मान अगर आपका 7 से 14 के बीच में है तो वह अम्ल होता है। एक बात और सुनिए, कुछ लोगों के मन में होता है कि अगर किसी सॉल्यूशन का जो पीएच वैल्यू है वह मान लीजिए किसी का 2.4 है और किसी का पीएच वैल्यू आपका ये आपका 5.8, तो किसमें अम्लता ज्यादा होती? तो पीएच मान जितना कम होता है उसकी अम्लता ज्यादा है। एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी। किसकी होगी? 2.4 वाले की। तो एक बात और जरा समझिएगा गौर से, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यों ही आपका, तो डियर यहाँ पर क्या होता है, आप जो ज्यों बच्चा दूध पीता है खाली 2 मिनट बाद अगर उल्टी करेगा ना, देखिए वो बच्चा तो दही की तरह आता है, वह तुरंत क्या हो जाता है? दही की तरह हो जाता है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यों दूध जाएगा ना तुरंत वो अम्ल उसमें मिलता है, उसको फाड़ देता है। फाड़ के वो उसका दही नहीं बनाता है, जैसे दही को फाड़ देता है, थक्का बन जाता है। तो इसलिए आपका डियर जठर रस बार बार पूछा जाता है कहाँ से उत्पन्न होता है, तो अमाशय से उत्पन्न होता है। इस साइड होता है आपका जो लीवर होता है ना, लीवर जिसको आप बोलते हैं गुर्द, लीवर को बोलते हैं आपका यकृत बोलते हैं। और सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वह यकृत ही होती है। यकृत को आप बोलते हैं कलेजा बोलते हैं, कलेजा कॉमन भाषा में बोलते हैं, उसको लीवर कहते हैं या यकृत कहते हैं। और जिसको आप नॉन वेजिटेरियन वाले लोग क्या बोलते हैं उसको आप, हाँ कलेजी बोलते हैं। वह कत्थई कलर का होता है और वह इसी साइड होता है। इसलिए मित्रों जब कभी अगर पित्त की थैली में अगर कोई पथरी हो जाती है तो ऑपरेशन यहीं पर होता है। 3 सुराख किया जाता है, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ। इन दोनों के दबाव से उसको कट करके इसी सुराख से डॉक्टर उसको क्या करते हैं? निकाल लेते हैं।
पूरे पित्त की थैली में स्राव की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो ज़्यादा केसेस में जो पित्त की थैली में जब पथरी हो जाता है उसको 3 सुराख करके मुश्किल से 4 दिन 5 दिन 2-3 दिन हॉस्पिटल में 2 दिन 3 दिन रखते हैं डॉक्टर, बस आपको छोड़ देंगे। फिर हफ्ता 10 दिन थोड़ा सा आप आराम करेंगे घर पर 15 दिन तक, उसके बाद आप अपना आ जा सकते हैं। तो डियर यहाँ पर होता है डियर, तो इसलिए आपका ये चीज़। और कहीं न कहीं जो स्टोन का क्रिएशन हो रहा है, चाहे गुर्दा में हो पथरी में हो, आदमी अपनी जीवन शैली को एकदम जो है थोड़ा बदलने की जरूरत है। भारत में अपनी जीवन शैली को बदलिए। भारी जल का खोज कौन किया था? तो यूरे और वास्वर ने किया था मित्रों। 1932 में सब लोग किए थे और 34 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब नोबेल पुरस्कार मित्रों हमेशा क्वेश्चन उठाता रहता है। क्या क्वेश्चन उठाता है? ये पूछता है नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। एक शांति का नोबेल, एक आपका फिजिक्स का, भौतिकी का, एक रसायन का, एक चिकित्सा। 4 हो गया, एक साहित्य का, एक इकोनॉमिक्स। और मित्रों जब भी प्रश्न आएगा एशिया में पहली बार 1913 में एशिया में पहली बार किसी को अगर नोबेल पुरस्कार मिला तो भारतीय कवि जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था 1913 में। उनका साहित्यिक रचना थी गीतांजलि। गीतांजलि पर उनको मिला है 1913 में। वो पूरे एशिया में पहले व्यक्ति थे। अब मित्रों विश्व स्तर पर सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा आपका उसी के नाम पर, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही आपका इस पुरस्कार का शुरुआत किया गया था। उन्होंने अपनी जो भी प्रॉपर्टी थी सब आपका डोनेट कर दिया एक संस्था को। उसने कहा कि अब जो भी कुछ आप करिएगा इस क्षेत्र में कोई अच्छा काम करने वाला। और आपको पता अल्फ्रेड नोबेल का नाम याद किया जाता है, डायनेमाइट का जो आविष्कार किया था वो अल्फ्रेड नोबेल ने किया, डायनेमाइट का आविष्कार। और नॉर्वे की राजधानी आपका ओस्लो, जहाँ पर विश्व का जो शांति का पुरस्कार होता है नोबेल का शांति पुरस्कार, वो आपका दिया जाता है। बाकी 5 पुरस्कार को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से वितरण किया जाता है। जबकि उसी के बगल में एक देश है फिनलैंड, जिसको झीलों का देश कहते हैं मित्रों। उसकी राजधानी क्या है फिनलैंड का? हेलसिंकी है। ये जो D2O है ना, इसका यूज क्या होता है मित्रों? तो जो नाभिकीय रिएक्टर, जो अभी आपका फॉरेस्ट गार्ड में एक क्वेश्चन डाला था कि यूपी का एकमात्र परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो आपका नरौरा जो आपका है डियर, नरौरा, ये यूपी का एकमात्र आपका एटॉमिक रिएक्टर है। एटॉमिक रिएक्टर क्या होता है? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के द्वारा, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया करा करके अपार मात्रा में ऊर्जा को पैदा किया जाता है और उस ऊर्जा को बिजली के रूप में कन्वर्ट करके पूरे देश में आपका फैला दिया जाता है। बिजली जो हमारे यहाँ एक निर्माण कार्य काम हो जाता है, कंस्ट्रक्टिव वर्क हो जाता है। और भारत में मित्रों आप सभी लोगों को पता है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर तारापुर ट्राम्बे, ये आपका पूरा हर कोई जानता है। इसकी स्थापना श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जमाने में किया गया। वो आपका ट्राम्बे तारापुर में पड़ता है, वहीं पर आपका पहला रिएक्टर लगाया है। अब बहुत सारे रिएक्टर हैं। अब परमाणु रिएक्टर में अनियंत्रित विखंडन क्रिया होती है, अनकंट्रोल्ड आपका जो है चेन रिएक्शन शुरू होता है। इसको कंट्रोल करने का 3 आपके पास विकल्प है, या तो कैडमियम की छड़ इस्तेमाल कर लीजिए, या तो ग्रेफाइट का, या तो फिर भारी जल। तो तीनों ऑप्शन कभी कभी आपका अगर
अलग अलग बदल बदल के देता है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि उसमें आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर उसमें ईंधन के रूप में क्या लगता है, उसमें या तो यूरेनियम यूज कर लीजिए या तो क्या, हाँ थोरियम या प्लूटोनियम, पीयूबी इस्तेमाल होता है या थोरियम, ये तीनों आपका विखंडनीय पदार्थ होते हैं। और मित्रों इसमें जो है ना नाभिकीय रिएक्टर में 20% एनरिच वाला भी रहता है तो वह चल जाता है, लेकिन जब कभी भी आपको परमाणु बम बनाना होता है तो कम से कम 80% एनरिच वाला चाहिए तो आप बना पाते हैं डियर। मित्रों इसी पर आपका जय हिंद।